दमदार 10 में सबसे पहले बात गुजरात की। गुजरात का नाम आते ही दमकते हुए शहर, चमकती हुई सड़कें और खुशहाल लोगों की तस्वीर जहन में उभर आती है। लेकिन आज गुजरात का जो चेहरा हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आज हम आपको गुजरात के उस इलाके में ले चलेंगे जहां स्कूल जाने के लिए बच्चों को रोजाना मौत का दरिया पार करना पड़ता है। मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। जी हाँ, ये मासूम अपने कंधों पर बस्ते का वजन लिए स्कूल ही जा रहे हैं। लेकिन इनकी स्कूल की इस यात्रा में इनकी जान पल पल जोखिम में रहेगी। कदम कदम पर जान जाने का खतरा रहेगा और घड़ी घड़ी जिंदगी पर मौत का साया मंडराएगा। ये बच्चे दक्षिण गुजरात के वलसाड़ से हैं। धर्मपुर और कपराड़ा इलाके के बीच बसा है इनका छोटा सा गांव पिपरौनी, जिसने आज तक ना तो बल्ब की रोशनी देखी है और ना पक्की सड़कें। इस गांव की कच्ची सड़कों पर इन मासूमों का ये काफिला निकल पड़ा है अपने स्कूल की तरफ। वो स्कूल जो इनके घर से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। और ये 1 घंटे का सफर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। चलते चलते ये बच्चे अब एक नदी के किनारे आ पहुंचे हैं। इस नदी को अब ये नाव के जरिए पार करेंगे। इस बीच ये करीब 45 मिनट नाव पर सवार रहेंगे। नाव पर साथ में कोई बड़ा नहीं होगा। इन पुरानी जर्जर नाव पर अब इनकी हिम्मत और हौसला ही इनका सहारा होगा। दरअसल इनके गांव से स्कूल तक जाने का एक ही रास्ता है और वो है नाव के जरिए इस नदी को पार करना। रास्ता बहुत ही खतरनाक है। नाव भी हमें खुद ही चलाकर ले जानी पड़ती है। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ। पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ हालात बहुत खराब हैं। स्कूल जाने में ही करीब 1 घंटा लग जाता है। बच्चे अपने नन्हे नन्हे मासूम हाथों से नाव खेने लगते हैं। एक भी गलती इनकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हो सकती है। इंडिया न्यूज की टीम ने भी इन बच्चों के साथ स्कूल तक का सफर तय करने का फैसला किया। हम भी उस मुश्किल को एक बार अपनी आंखों से देखना और महसूस करना चाहते थे, जिससे ये मासूम रोज गुजरते हैं। हमें बताया गया कि ये नदी बेहद गहरी है और अगर गलती से भी कोई हादसा हो जाए तो फिर इन मासूमों की जान पर बनाएगी। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात इस सब से अनजान है। यहाँ बच्चों को स्कूल जाते देखकर बहुत दुख होता है, डर भी लगता है। नावें पुरानी हैं और नदी काफी गहरी है। किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जब तक बच्चे स्कूल से वापस लौट नहीं आते, मन में घबराहट बनी ही रहती है। मासूम अपने छोटे छोटे हाथों से नाव के चप्पू चलाने लगते हैं। इसमें मेहनत लगती है। ये थका देने वाला काम है, लेकिन स्कूल जाना है तो ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यही इनका मुकद्दर है। आखिर सरकार भी तो कह रही है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। किसी तरह नाव के जरिए ये बच्चे इलाके के इकलौते स्कूल पहुंचे। लेकिन स्कूल देखकर हमें निराशा ही हाथ लगी। इनका स्कूल बेहद खस्ता हाल था। बैठने के लिए बेंच तक नहीं। इन मासूम को जमीन पर बैठकर ही अपने भविष्य को संवारना है। देखकर यकीन करना भी मुश्किल है कि ये हमारे देश के वही नौनिहाल हैं जिनके हाथों में भारत का मुकद्दर है।
मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। किस्मत को बस में करना तो दूर, इन बच्चों के पास तो किस्मत के बारे में सोचने तक का वक्त नहीं। जैसे ही स्कूल खत्म होता है, शाम ढल चुकी होती है, इसके बाद फिर से शुरू होता है इनका जोखिम भरा सफर, जिसमें अंधेरे की वजह से खतरा अब और बढ़ चुका है। ये फिर से नाव में सवार होकर अपने घरों के लिए लौटने लगते हैं। नदी में अंधेरा और स्याह हो जाता है, हाथ को हाथ तक नहीं सूझता। खुद हमारी टीम को इस सफर में घबराहट हो रही थी। जरा सोचिए, इन मासूमों की किस्मत में इस आजाद देश ने क्या लिख छोड़ा है। रात के अंधेरे में नाव को खेते हुए ये बच्चे हर रोज इसी तरह घर लौटते हैं। ये जानते हैं कि ये जोखिम भरा है, इनके परिवार वाले भी जानते हैं कि ये खतरनाक है, लेकिन और कोई रास्ता ही नहीं। इस जोखिम से बचने का एक ही तरीका है कि ये मासूम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, लेकिन सुनहरे भविष्य के सपने इन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं, और ये भी बड़े होकर पढ़ लिख कर देश की तरक्की के हिस्सेदार बनना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर ये इसी देश के नागरिक हैं। वलसाड़ के धर्मपुर और कपराड़ा इलाके का गांव पिपरौनी भी भारत का ही हिस्सा है। आखिर ये देश इनके बारे में कब सोचेगा, और कब तक इन्हें यूं ही अपनी जान हथेली पर लेकर स्कूल जाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक वक्त था जब राजस्थान का नाम उन राज्यों में सबसे ऊपर था जहां बेटियों की सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या की जाती थी। लेकिन अब राजस्थान के लोगों की सोच बदल रही है। अब राजस्थान की बेटियों को बचाने की नहीं, उन्हें ताकतवर बनाने की बात होती है। दमदार 10 में अब देखिए राजस्थान की बेटियां मार्शल आर्ट में कैसे हाथ आजमा रही हैं, और मार्शल आर्ट सीखने की वजह तो और भी दिलचस्प है। राजस्थान की ये वो बेटियां हैं जिन पर कल देश नाज करेगा। वजह है वो मुहिम जिससे ये जुड़ी हुई हैं। दरअसल ये सभी महिलाएं सरकारी स्कूलों की फिजिकल टीचर हैं और ये इस वक्त मार्शल आर्ट सीख रही हैं। मार्शल आर्ट सीखकर ये खुद तो ताकतवर बन ही रही हैं, लेकिन ये युद्ध कला सीखने का इनका जो मकसद है वो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल ये टीचर्स सेल्फ डिफेंस की ये ट्रेनिंग इसलिए ले रही हैं ताकि ये अपने अपने स्कूलों में जाकर सेल्फ डिफेंस की ये कला अपने स्कूल की छात्राओं को सिखा सकें। जब हम एमटी तैयार हो रहे, हम अपनी गली में मोहल्ले में वहाँ पे हम शाम को जब भी टाइम मिले, शाम सुबह लेडीज को इकट्ठा करके सिखा सकते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा हर लेडीज सीख पाएगी। हमारी यही कोशिश है छुट्टियों में जब भी टाइम निकले, और ये पूरे मेड़ता नागौर हर जिले से फैलता पूरे राजस्थान में फैलेगा। बिल्कुल लेडीज के लिए सुरक्षित साबित होकर बहुत ही अच्छा है ये, और हर लेडीज को सीखना ही चाहिए। कोई भी शर्म संकोच नहीं किए हुए, और वाकई में वो अपना डिफेंस कर पाएगी ये सीखेगी तो। मेड़ता सिटी में जिला स्तरीय महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर जारी है, जिसमें जिले के 14 ब्लॉक की 52 टीचरों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये शिक्षिकाएं इसी जनवरी से अपने स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगी। यानी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इनकी तरफ से इनकी छात्राओं को नए साल का तोहफा होगा। पूरे नागौर जिले के लोग आए हुए हैं, ये पूरे सारे एमटी तैयार हो रहे हैं, और ये अपने ब्लॉक में जाके हर स्कूल से एक टीचर को आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगे, जो कि आज की आवश्यकता है। सेल्फ डिफेंस की ये ट्रेनिंग एक शुरुआत है। इसके बाद इसे राज्य के सभी सरकारी स्कूलों तक ले जाने की योजना है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान की हर बेटी कितनी सशक्त हो जाएगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सलाम इन टीचर्स को भी करना होगा जो अपनी छात्राओं को आत्मरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस सख्त ट्रेनिंग से गुजर रही हैं।
महिलाओं के लिए बहुत मददगार है और जो बालिकाएं हैं वो आगे जाके महिला ही बनने वाली है। तो जो उत्पीड़न की जितनी सारी भी समस्याएं हैं वो सेल्फ डिफेंस सीखने से वो अपने खुद की बच्चियों को सिखा सकती है, अपने स्कूल के बच्चियों को सिखा सकती है और जो नई उत्पीड़न की जितनी घटनाएं हो रही है उन सबको रोकने में लगभग ये कारगर सिद्ध होगी। इन टीचर्स को खुशी है तो इस बात की कि जल्द ही वो दिन आएगा जब ये खुद अपनी छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही होंगी। आत्मरक्षा के गुर सीखने के बाद छात्राओं का आत्मविश्वास भी मजबूत होगा और वो स्कूल आते जाते छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को भी टाल सकेंगी। यानी ताकतवर बनेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। सुशील कुमार, नागौर, राजस्थान, इंडिया न्यूज। यूपी के हापुड़ जिले का एक गांव इन दिनों जश्न के माहौल से गुजर रहा है। दरअसल गजालपुर गांव के लोगों ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार वो आजादी के बाद से लगातार कर रहे थे। दरअसल गांव से निकलने का एक ही रास्ता था और बीच में गहरा नाला था। जब प्रशासन ने उस नाले पर पुल बनाने से इनकार कर दिया तो आखिरकार गांव के लोगों ने खुद अपनी मेहनत से पुल बनाकर मिसाल पेश कर दी। नाले पर बना ये पुल नहीं बल्कि हापुड़ के गजालपुर गांव की आजादी है। वो आजादी जिस पर चलकर अब ये गांव से बाहर निकल सकेंगे। बच्चे इस पुल से स्कूल कॉलेज पहुंच सकेंगे और खुशियां इसी पुल से चलकर इस गांव में आ सकेंगी। यूं तो ये पुल 6 लाख रुपए और 7 महीने की मेहनत से बना है, लेकिन खास बात यह है कि वो पैसा भी गांव वालों का ही था और मेहनत भी गांव वालों ने ही की थी। जी हां, गांव के लोगों ने अपनी मेहनत से इस पुल को तैयार किया है। अब तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ही परेशान थे हम। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद अमरोहा, सांसद गढ़, वो ये विधायक गढ़, फिर शासन प्रशासन, उसके बाद सांसद हापुड़, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन पे आता है दोनों क्षेत्रों के। तो हमने सोचा इधर से कुछ होगा तो विधायक साहब से भी मिले, लेकिन जब हम हर तरह से निरुत्साहित रहे, कुछ उम्मीद हमें नहीं मिली। हमने जब दूसरा विचार हमारे मन में आया और जन सहयोग से हमने इस पुल को तैयार कर लिया। दरअसल हापुड़ का गजालपुर गांव 2 विधानसभा सीटों की सरहद पर आता है। गांव के लोग दोनों विधायकों के पास पुल बनाने की गुहार लेकर पहुंचे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद ये इलाके के सांसद महोदय के पास भी पहुंचे, वहां से भी नाउम्मीद ही लौटे। आखिरकार गांव के लोगों ने तय किया कि वो खुद पुल बनाएंगे। इसके लिए गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और फिर अपने काम छोड़ छाड़ कर श्रमदान किया। आखिरकार गांव के लोगों की मेहनत रंग लाई और 7 महीने के बाद पुल बनकर तैयार हो गया। इसमें 7 माह का समय लग गया और खर्चा करीब 6 लाख रुपए। काफी परिश्रम के बाद जो उस पर मकाम पर हम पहुंचे। जब जनप्रतिनिधियों ने पुल बनाया नहीं तो उनसे इसका उद्घाटन क्यों कराया जाता? लिहाजा गांव के लोगों ने खुद ही पुल का उद्घाटन कर लिया। इस उद्घाटन के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर है, क्योंकि अब गांव वालों को गांव से बाहर निकलने के लिए 14 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। कोशिश भले ही एक गांव के लोगों ने की, लेकिन इसका फायदा इलाके के 1 दर्जन गांव के हजारों लोगों को मिलेगा। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चे, नौकरी पेशा लोग और बीमार वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। कि पहले यहाँ पुल नहीं था तो या तो अगर बाइक से जाएंगे या वैसे ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो छावनी होकर जाना पड़ता था। वहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर पड़ता था हमारे कॉलेज। अब इधर जाएंगे तो 4 किलोमीटर पड़ता है हमारे कॉलेज। गांव वालों के मुताबिक पुल के न होने की वजह से बीते 50 साल में करीब 55 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में जा चुके थे, लेकिन अब ये पुल मौजूद है, लिहाजा हर चेहरा उम्मीद से दमक रहा है। प्रवीण कुमार, हापुड़, यूपी, इंडिया न्यूज। आज जब मंदिर मस्जिद को लेकर समाज 2 धड़ों में बंट रहा है, वहां ऐसी खबरें ताजा हवा के झोंके का काम करती हैं। दरअसल यूपी के मेरठ में एक मुस्लिम परिवार ने अपनी पुश्तैनी जमीन गांव के हिंदुओं को दी है ताकि वो उस पर मंदिर बनवा सके। इस कहानी को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे अयोध्या का मंदिर विवाद, तेरे
अयोध्या का मंदिर विवाद जब सुलझेगा तब सुलझेगा, लेकिन मेरठ के कस्बा सिवाल खास में तो राम मंदिर बनने का रास्ता इस मुस्लिम परिवार की चौखट से निकला है। दरअसल इस मुस्लिम परिवार ने मंदिर निर्माण के लिए अपनी भूमि दान देकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम की है। हमारे पास कुछ हिंदू लोग आए थे, उन्होंने अपने मंदिर बनाने की करीब 100 जमीन उनके मंदिर में दान दे दी। मेरठ से करीब 20 किलोमीटर दूर मेरठ बागपत मार्ग के नजदीक कस्बा सिवाल खास है। दरअसल कुछ दिन पहले कस्बे के हिंदू मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने इनके घर पहुंचे थे। हिंदुओं का इरादा चंदा इकट्ठा कर मंदिर के लिए जमीन खरीदने का था, लेकिन तमाम हिंदू उस वक्त हैरत में पड़ गए जब आस मोहम्मद ने अपनी जमीन मंदिर के लिए दान करने का प्रस्ताव उन्हें दे दिया। चंदे वालों के हम पर सुपारी थी, हमने सोचा चलो हम जमीन दे दें, ऐसा तो कोई है नहीं और हम अपने वालों से मशवरा करेंगे, हमने जमीन दी। इसके बाद आस मोहम्मद के परिवार से 100 गज भूमि मंदिर के लिए हिंदू भाइयों को दान दे दी गई। आजकल भूमि पर मंदिर की नींव भरी जा रही है और हर हिंदू जब भी आस मोहम्मद के घर के सामने से गुजरता है तो वो इज्जत से सलाम करना नहीं भूलता। हमारा मुस्लिम बाहुल गाँव है, लेकिन हमारा आपस में हिंदू मुस्लिम प्यार एक मिसाल है। आपस में किसी तरह का ना कोई भेदभाव है, एक दूसरे के सुख दुख में हर आदमी तैयार रहते हैं। तो हमारे जो हमारी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं मास्टर जी आस मोहम्मद, इन्होंने मंदिर के लिए जो 100 जमीन दी है, इन्होंने ये भी एक मिसाल है हमारे गाँव में। वाकई भाईचारे की ये मिसाल दिल को अमन और सुकून की रोशनी से भर देती है। मेरठ से रजनीश कुमार, इंडिया न्यूज। आज साल का सबसे छोटा दिन है। दरअसल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा की वजह से आज 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। इससे उत्तरी गोलार्ध में आज का दिन साल में सबसे छोटा हो जाता है। आज भारत में एक दिन करीब 10 घंटे का ही है और आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया और इसी के साथ सूर्य उत्तरायण भी हो गया। खगोलीय दृष्टि से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज से सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा और इसी वजह से आज के दिन परछाई काफी बड़ी दिखाई देती है। उज्जैन की जीवाजी वेधशाला में इन बच्चों को यही समझाया जा रहा है कि आज का दिन क्यों इतना खास है और कैसे आज के दिन की रात साल की सबसे बड़ी रात हो जाती है। शनिवार 22 दिसंबर को सूर्योदय 7:05 पर हुआ और सूर्यास्त 5:46 पर। दरअसल 22 दिसंबर के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य की गति उत्तर की ओर होनी शुरू हो जाती है, जिससे उत्तरायण का प्रारंभ होता है। सूर्य के उत्तरायण होने से धार्मिक नजरिए से भी इस दिन का काफी महत्व है। उत्तरायण सूर्य को शुभ माना जाता है। सूर्य की उत्तर की ओर गति होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे और रात छोटी होने लगेंगी। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, जिससे दिन और रात बराबर हो जाएंगे। आज के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, जिससे अब सूर्य की गति उत्तरायण दृष्टिगोचर होगी। मतलब सूर्य अब उत्तर की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिससे दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी होने लगेंगी और 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाएंगे। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होगी। इस घटना को आज वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जीवाजी वेधशाला उज्जैन में इस घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। 22 दिसंबर को शंकु की छाया सबसे लंबी होकर मकर रेखा पर गमन करती नजर आती है। देश के कुछ हिस्सों में आज के दिन को सर्दियों की असल शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। हालांकि उत्तर भारत पहले ही सर्दी की भीषण मार झेल रहा है, लेकिन अब सूर्य के उत्तरायण होने से सर्दी का और बढ़ना तय समझिए। उज्जैन से विश्वास कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब वक्त है खेल की खबरों का, जिसके लिए रुख करते हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा की तरफ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा आधा खत्म हो चुका है, यानी कि सीरीज अभी भी 1-1 से बराबर है। पहला टेस्ट मैच एडिलेड में भारत ने जीता, दूसरा टेस्ट मैच पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने जीता और अब सवाल बड़ा ये है कि इस सीरीज का क्या होगा। लेकिन इस सवाल से बड़ा एक और सवाल है कि इस दौरे को ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बनाम भारत के बल्लेबाज देखा जा रहा था, लेकिन इसका उल्टा नजर आया है। यहाँ पर भारतीय तेज गेंदबाजों ने महफिल लूटने का काम किया और भारतीय बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरसते नजर आए। आज हम इन्हीं तेज गेंदबाजों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे अंशुमन गायकवाड़ जी, पूर्व कोच और पूर्व सिलेक्टर, पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ होंगे। राजकुमार शर्मा जी होंगे हमारे साथ, विराट कोहली के कोच। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि भारतीय तेज गेंदबाजों ने महफिल लूटने का कैसे काम किया। एक तरफ पैट कमिंस थे, मिचेल स्टार्क थे, हेजलवुड थे और तब तमाम दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज इस सीरीज में अपना असर डालेंगे। लेकिन अगर आप सही मायनों में देखें तो पिछले दोनों टेस्ट मैचों में भारतीय तेज गेंदबाजों ने बहुत ही असरदार गेंदबाजी की, वो चाहे विकेट लेने की बात हो या बल्लेबाजों को चोट पहुंचाने की बात हो। तो चलिए एक झलक, एक नजर डालते हैं भारतीय तेज गेंदबाजों के पहले 2 टेस्ट मैचों के प्रदर्शन पर और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीधा हेलमेट पे, कोई मौका नहीं दिया हैरिस को। वहां पे ठीक है क्योंकि सीधा जाके सर पे लगी। What a bouncer. Terrific bouncer. That's flying through. जो देखा ना था कभी वो हो रहा है, जो सोचा ना था कभी वो दिख रहा है। But extra pace from Bumrah. हमला जोरदार है और नतीजा असरदार, जिसे देखकर कंगारू हैरान भी हैं और परेशान भी। बुमराह, ईशांत और शमी 3 ऐसे हथियार जो लगातार कर रहे हैं वार पर वार। कोई मौका नहीं दिया हैरिस को, जिन्होंने तोड़ रखी है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की दाल। धराशायी हो गए। चारों खाने टिम्पेन। बॉलिंग अच्छी लेंथ पे हो रहा था। बहुत लंबे टाइम के बाद आपको एक ऐसा पेस अटैक मिला है इंडिया के अंदर कि आपके सारे बॉलर इक्वल पेस पे हैं और अच्छी लाइन और लेंथ फेंकने वाले आपको मिले हैं। एडिलेड और पर्थ के बाद अब कप्तान विराट का नया ऑपरेशन MSD है, जिसने इरादा भी साफ कर दिया है और नीयत। मतलब है मेलबर्न और सिडनी में भी तेज गेंदबाजों का तेवर और तरीका पहले से ज्यादा आक्रामक होगा। सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों में पहले 2 नाम भारतीय ही हैं। वहीं स्टार्क के बाद ईशांत 8 विकेटों के साथ नंबर 4 पर, यानी मेलबर्न से पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के खाते में 23 विकेट आते तो भारत के खाते में अब तक 32। साफ है इस बार यंगिस्तान हर मुकाबले में कंगारुओं से आगे ही खड़ा है, फिर चाहे वो विकेट लेने की बात हो या रफ्तार से अपनी धाक जमाने की। इस साल भारत के 3 तेज गेंदबाजों ने मिलकर अभी तक 121 शिकार किए। आंकड़े, फॉर्म और तस्वीरें गवाही दे रही हैं। इस बार मेलबर्न में गेंदबाज कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनके बिना जीत का ख्वाब देखना भी बेमानी हो। राहुल खाद्यान, इंडिया न्यूज। That's quick again, but extra pace from Bumrah. अभी तक खेले गए 2 टेस्ट मैचों में गंभीर घाव देने का काम किया है भारतीय तेज गेंदबाजों ने और अंशु जी एकदम मामला उल्टा हो गया है। अभी तक रिजल्ट के हिसाब से देखें तो सीरीज बराबरी पर है, लेकिन तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन के लिहाज से जाएं तो भारतीय तेज गेंदबाज इस सीरीज में काफी आगे खड़े हैं ऑस्ट्रेलिया से। जी मेरे तो बहुत खुशी हुई सच बताऊं कि मार तो हमको ही पड़ती थी हर दफा। कहीं भी जाओ आप, भारत के बाहर जाओ, इंडिया के बाहर जाओ, तो वहाँ हमको ही पड़ती थी। मगर आज हमारे पास भी ऐसे गेंदबाज है जो सामने वालों को भी जवाब देने के लिए तैयार है और सामने वाले भी सोचते हैं कि किस तरह से वो पिचेस तैयार करे, किस तरह से अटैक करे, किस तरह से डिफेंड करे, जो पहले नहीं था। बिल्कुल, मगर बहुत ही खुशी की बात है और एक अच्छी बात है कि आपके पास क्वालिटी बॉलर्स आ गए और एक नहीं, 4 है, 5 है, 6 है, आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जो हमने देखा अगले मैच में 4 खेल गए थे पेस बॉलर और सारे ने अच्छी की गेंद और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को भगाया। मजेदार बात तो ये थी अंशु जी की जो उनके ओपनर है उनके हेलमेट पे बॉल लगी, एरन पंच की उंगली तोड़ दी गई और भी तमाम, हमने उस्मान ख्वाजा को देखा स्ट्रगल करते हुए, पीटर हैंड्सकॉम्ब का तो पैर ही आगे नहीं आ रहा था। ये दर्शाता है कि हमारे बल्लेबाज अब
हमारे गेंदबाज जो है वो विरोधी बल्लेबाजों को बैकफुट पर रख रहे हैं। तो चलिए अब दमदार 10 में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। हम बहुत जल्द वापस आएंगे, आपका ही मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ।